सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा शैलेंद्र जी, आपकी जर्नी थोड़ा 5 मिनट में बताएं तो हमारे साथियों को अच्छा लगेगा। देन उसके बाद क्या मैसेज देना चाहते हैं जिससे कि सभी साथी आपकी तरह काम करें। वेलकम है सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र है और मैं पेशे से राजस्थान पुलिस में हूँ, हनुमानगढ़ राजस्थान में। और सबसे पहले तो मैं पीपी सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ इस जर्नी में यहाँ तक पहुँचने में पीपी सर का भी बहुत बड़ा रोल है। उनकी जो जूम मीटिंगें मैंने सुनी है, उनके जो प्रोग्राम मैं लोगों को लेके बैठा हूँ, तो उन जूम मीटिंगों ने और उन प्रोग्रामों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पीपी सर की। आप इतना कुछ करते हैं। जो मीटिंगें शुरुआत में जब मैंने शुरू किया था, तो आपकी मीटिंगें देख के जो डेमो मेरा है वो मोस्टली आप ही से सीखा है मैंने। जो आपकी जूम पे डेमो रहते थे उस टाइम, तो उसी को बार बार देख के मैं सीखा हूँ। आपका और बड़प्पन है सर, ये आप पहले से ही सब सीखे हुए थे, बस ये तो आपका बड़प्पन है। इसमें मेरा कोई अ, योगदान नहीं है, आप आगे बढ़ने वाले थे। आप सम्मान देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं सर, आपका जो सहयोग है वो तो मैं पूरी जिंदगी आभारी रहूंगा सर इसके लिए। बात करें अगर कैंगन मेरी जिंदगी में किस तरीके से आया, तो जिस टाइम ये मशीन लेने के लिए मेरे को प्रपोज किया गया था सुभाष जी द्वारा, उस टाइम मेरी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं इस मशीन को खरीद पाऊं। क्योंकि इस मशीन को खरीदने से जस्ट 1 महीने 2 महीने पहले मेरे घर के पास लगता हुआ एक प्लाट था, और उस प्लाट को मुझे लेना पड़ा। ऊपर वाले ईश्वर का ये मेहरबानी रही मेरे ऊपर कि वो कुछ ऐसी परिस्थितियां उन्होंने पैदा की कि ये बिजनेस मुझे करना ही पड़ा। क्योंकि उस प्लाट को लेने के लिए पैसा था ही नहीं उस टाइम मेरे पास। ऊपर वाला ही दिल करवा रहा था वो सारे काम, कि जितने भी 1-2 लाख की मेरी जमा पूंजी थी, इतना ही होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास। वो उस प्लाट को खरीदने में लग गया। मेरे दोस्तों रिश्तेदारों से जितना मैं पैसा उधार ले सकता था मैंने लिया। मेरी पत्नी ने भी अपने गहने दिए मुझे। 6 लाख का उसने सहयोग किया कि प्लाट बार बार नहीं बनता, गहने तो फिर भी धीरे धीरे करके बढ़ाए जा सकते हैं। मेरे जीपीएफ एसआई, वहां से भी जितना मैं मैक्सिमम रीच तक ले सकता था मैंने लिया। और उसके बाद में भी मुझे एचडीएफसी का 50 लाख का लोन लेना पड़ा। तो जिस टाइम सुभाष जी मेरे पास आए थे, तो मैं उस टाइम मेरी 65,000 रुपये सैलरी थी और 50,000 की ईएमआई जा रही थी। तो मशीन खरीदने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि सरवाइव भी बड़ी मुश्किल से कर रहे थे। 2 बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्चा निकालने में 15,000 रुपये बच रहे थे सैलरी में से। तो सुभाष जी आए तो उन्होंने कहा कि मशीन खरीदते हैं और काम शुरू करते हैं, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अपने मिलके इसको बहुत। मैंने कहा मैं सोच भी नहीं सकता सुभाष जी, खरीदना तो दूर की बात है, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, क्योंकि कुछ बचता ही नहीं है मेरे पास, सैलरी कहाँ से खरीदूं, 3 लाख का सवाल है। तो सुभाष जी ने कहा कि अपने मिलके सब कुछ मैनेज कर लेंगे, एक बार आप शुरू करके तो देखो, ये बिजनेस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हम कर सकते हैं मिलके। लेकिन उस टाइम मुझे विश्वास नहीं था। 2 घंटे तक सुभाष जी ने मेरे साथ इस विषय पे चर्चा की पूरे दिन में। हम अपने अपने काम पे चले गए, लेकिन रात को सुभाष जी का एक मैसेज आता है कि ये जो आपका 50 लाख का लोन है, ये आपने 20 साल में उतारना है या फिर 2 साल में उतारने का भी आपका इरादा है। और हकीकत बताता हूँ, रात के 10 बजे ये मैसेज आया था, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी, क्योंकि ये मुझे पता था कि ये हो सकता है। सुभाष जी उस टाइम तक शिक्षे हो चुके थे और वो बार बार मेरे पास उनका चक्कर लगना भी शुरू हो गया था, तो वो डीएसएस भी खोल के दिखाते थे और सब दिखाते थे कि इतना इस तरीके से ये क्लोजिंग हो रही है, इतनी पे आउट वगैरह बनता है। तो मुझे लगा कि ये हो सकता है। और उस दिन दूसरे दिन मैंने सुभाष जी को फोन करके पूछा कि ये जो आप 20 साल वाला 2 साल में लोन उतारने का है, ये किस तरीके से होगा। तो उन्होंने एक बात बोली कि पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या आप तैयार हो इसके लिए, क्योंकि आज आप मशीन खरीद लो और कल को आप मेरे को उलाना दो कि मेरे 50 लाख का लोन था, और 3 महीने के बाद में आप घर बैठ के ये कहो कि मेरे को 3 लाख रुपए का लोन और दिलवा दिया और मुझे फंसा दिया। मैं ये सुनने वाला नहीं हूं। आप अगर तैयार हो तो मैं रुकने नहीं दूंगा, ये बात आप डिसीजन लेके ही चले। मैंने कहा अगर हो सकता है तो मैं तैयार हूं,
मुझे करना क्या पड़ेगा? तो सुभाष जी ने बोला कि आपके मोबाइल में कितने लोगों के कॉन्टेक्ट लिस्ट है? मैंने कहा 3500 से भी ज्यादा है। तो कुछ नहीं करना, उन 3500 से भी ज्यादा लोगों में से आपको 1000 लोगों में डेमोस्ट्रेशन करना है, डेमो दिखाना है 1000 लोगों को। शर्त यह है कि 1000 डेमो दिखाने से पहले आप मुझे ये नहीं बोलोगे कि क्या हुआ। हाँ, अगर 1000 डेमो आप दिखा देते हो और उसके बाद में आपका लोन बचता है 50 लाख में से, तो वो बचा हुआ लोन मेरा है, चाहे वो पूरा 50 लाख ही क्यों ना हो, लेकिन आपका काम है 1000 डेमो। उससे पहले आप मेरे से कोई सवाल नहीं करोगे। बहुत बड़ा टारगेट था, लेकिन 20 साल में लोन उतारने से 2 साल में उतारने वाला अच्छा लगा मुझे। मैंने डिसीजन लिया। उसी दिन मैंने ऑर्डर कर दी थी मशीन। और उसके बाद में जो दूसरी समस्या कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मेरी थाने में पोस्टिंग थी, तो पुलिस थाने में जितना टाइम मिलता है उस हिसाब से 1000 डेमो करने के लिए जो था बड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि सुबह 8 बजे से ड्यूटी स्टार्ट होती थी और रात को 8 बजे तक तो ड्यूटी रहती है थाने में। और कई बार तो ऐसा होता है कि अपने घर में आते हैं तो रास्ते में से भी वापस बुला लिया जाता है कि आज नाइट में और करनी पड़ेगी। ये इस तरीके की समस्याएं थी। लेकिन फिर भी मैंने डिसीजन लिया कि मैं चाहे ड्यूटी के टाइम और या ड्यूटी के बाद में कम से कम एक डेमो एक दिन में जरूर दिखाऊंगा, और प्रयास रहेंगे कि दो दिखें। तो ड्यूटी के टाइम में भी अगर मेरे को टाइम मिलता था तो मैं उस टाइम किसी न किसी को बता देता था। लेकिन 8 बजे आने के बाद में ये मेरा रूटीन था कि मैं घर में 8 8:30 बजे पहुंचता था। और 8:30 बजे पहुंचने के बाद में मैं निकल जाता था घर पे, और रात को 10 से 11 बजे तक मैं कम से कम एक या दो लोगों को इस बिजनेस के बारे में डेमोस्ट्रेशन करके आता था। 2 महीने का टाइम लगभग बीता और 2 महीने में मैं 70 से ज्यादा डेमो कर चुका था। लेकिन एक भी क्लोजिंग उस टाइम तक नहीं हुई थी। बड़ा मन करता था कि सुभाष जी के आगे अपना दुखड़ा रहूं, लेकिन शर्त ऐसी रखी हुई थी कि मैं बोल भी नहीं सकता था। लेकिन एक दिन फोन पे बात चल रही थी तो सुभाष जी को मैंने हंसते हुए कहा कि सर, 2 महीने हो गए और 70 से ज्यादा डेमो हो गए, एक भी क्लोजिंग नहीं हुई है। तो सुभाष जी ने एक बात बोली कि ये बात तो अपनी हुई नहीं थी कि 1000 से पहले आप इस बात को करें। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 3 महीने तक मेरी भी नहीं हुई थी, अगर आपको तसल्ली मिले इस चीज से। उन्होंने कहा कि आप विराट कोहली को जानते हो? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं जानता, मैं तो क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन हूं, तो मैं उनका बड़ा फैन हूं। तो आज जब विराट कोहली शॉट मारते हैं, 4 रन करते हैं या 1 रन भी करते हैं, तो उनके इंटरनेशनल में काउंट होता है और उसको खेलने के पैसे भी मिलते हैं। लेकिन क्या पहले दिन जिस दिन वो नेट प्रैक्टिस में उतरे थे 9 10 साल की उम्र में, क्या उस दिन उनको पैसे मिले थे या क्या इंटरनेशनल में उसका काउंट हुआ था कोई भी रन? मैंने कहा नहीं, वहां तो कब नेट प्रैक्टिस में किसी का रन कैसे काउंट हो सकता है या पैसे कौन देता है? तो उन्होंने कहा कि ये 100 डेमो आप मान के चलो कि आपकी नेट प्रैक्टिस है आपके सीखने के लिए, और इसके कोई पैसे नहीं मिलेंगे, उम्मीद भी मत करना कि कोई ज्वाइनिंग आपको आएगी। और 100 डेमो के बाद में आप सीख जाओगे। क्योंकि आज जब विराट कोहली 3 प्लेयरों के बीच में से भी कवर ड्राइव लगाता है ना, तो उसकी प्रैक्टिस की वजह से है। और एक टाइम आएगा कि आपके एक डेमो से भी आपकी क्लोजिंग होगी ऑन द स्पॉट। लेकिन उसके लिए आप उस स्तर पर तैयार हो जाइए एक बार। और उससे अगले महीने मेरी एक क्लोजिंग हुई। उस दिन मैं हवा में उड़ता हुआ आया था कि मेरी पहली क्लोजिंग हुई है। हकीकत बताता हूँ कि मेरे पैर जमीन पे नहीं लग रहे थे। मैंने सुभाष जी को फोन भी किया तो सुभाष जी ने कहा कि शायद यहीं पे अटकी हुई थी कृपा, और आज के बाद में आप देखना कुछ काम बढ़ेगा। इस तरीके से 3 महीनों में मैं 17 क्लोजिंग कर चुका था। और 17 क्लोजिंग करने के बाद में मैंने डिसीजन लिया कि छुट्टी लेते हैं 3 महीने में। अगर 17 क्लोजिंग आई है तो इसको बढ़ाया जाए, काम को, लोग भी हो गए जिनके साथ काम किया जा सकता है। और 3 महीने की छुट्टी लेके मैंने शुरुआत की थी। पीपी सर, आपका एक प्रोग्राम था 6 और 7 जनवरी 2024 को दिल्ली में। उस प्रोग्राम के लिए सुभाष जी ने मुझे बोला था कि आपने तैयारी करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाना है। और मैंने 15 लोगों को मैं उस प्रोग्राम में लेके बैठा था। उसके लिए मैं एक बस की थी, मैंने स्पेशली, जो यस। 17 सीटर बस होती है ना, वो की थी। और वहां पे मैं 15 लोगों को लेके बैठा था। उसके बाद में भी 3 महीने की छुट्टी ली थी तो काम करने के लिए थी। उस 3 महीने में मैंने इतने डेमो दिखाए कि शाम तक मेरी हवा खत्म हो जाती थी बोलने के लिए। ये हालात होते थे कि सुबह से लेकर शाम तक मैं बोलता ही रहता था, डेमो ही डेमो, डेमो ही डेमो। ऐसे ऐसे दिन भी बीते हैं कि एक एक दिन में 10 10 डेमो भी किए हैं, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। क्योंकि छुट्टी इसीलिए ली थी, मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मुझे जल्दी जल्दी से 1000 डेमो कंप्लीट करने थे। उस दौरान
आपको मैं बता दूं कि दिसंबर 25 की मेरी क्लोजिंग हुई थी, और दिसंबर से लेकर 29 फरवरी तक मेरी एक भी क्लोजिंग नहीं हुई थी, जबकि मैं ग्राउंड में दौड़ रहा था, और 60-70 हजार से ज्यादा का मैं डीजल फूंक फूंक चुका था। आप कभी भी अगर चाहो तो मेरे पास बैठोगे तो ये डीएसएस में सब दिखता है कि कितनी तारीख को क्लोजिंग कब हुई थी और उसके बाद में कितनी तारीख को, ये सब दिखता है। तो वो आप चेक कर सकते हैं, एक भी क्लोजिंग नहीं हुई। अंदर से बड़ा दर्द भी हुआ, और सुभाष जी से मैं बार बार काउंसलिंग करता रहता था, तो सुभाष जी ने कहा यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब मैं 37 क्लोजिंग में पहुंचा था, उसके बाद में एक महीना ऐसा गुजरा था कि मेरी भी एक महीने भी एक भी क्लोजिंग नहीं हुई, जबकि 37 लोग थे मेरी टीम में। तो आपके पास तो 17 ही है, हो सकता है, चलते रहिए। लेकिन उन डेमो दिखाने का रिजल्ट ये रहा कि उन 2 महीनों में, 2.5 महीनों में मैंने जो डेमो दिखाए थे, उसके बाद में उसके रिजल्ट आने शुरू हुए, और अप्रैल में के बाद में कोई ऐसा महीना नहीं गया कि मेरी 10 से क्लोजिंग कम आज तक रही हो। और आज आपके सामने है कि 280 क्लोजिंग मैं कर चुका हूं अब तक पूरी टीम के साथ मिलके। और 280 क्लोजिंग आज हुई है, तो उस टाइम मुझे नहीं लगता था, जब मेरी पहली क्लोजिंग हुई तो मुझे नहीं लगा कि मैं 2A नहीं बन पाऊंगा, और 2A बना तो लगता था कि 3A नहीं बन पाऊंगा। 3A बना तो ऐसा लगता था ये तो हो गया होगा, लेकिन मैं 4A तो नहीं बनूंगा, और 4A बना तो ये नहीं लगता था कि 5A कैसे बनूंगा, मुझे उम्मीद नहीं दिख रही थी। लेकिन होता गया सर। और आज जो बात हुई थी सुभाष जी की, आज के टाइम में टोटल 90 लाख रुपए मुझे आ चुके हैं इस सिस्टम से। और जो लोन था वो, मैं अगली कोई मीटिंग रहेगी तो मैं अभी बाहर हूं, जिस दिन मैं घर पे रहूंगा आपको वो कागज दिखाऊंगा, जो प्लॉट मैंने लोन के लिए बैंक में रखे हुए थे वो कागज मेरे घर पे आ चुके हैं। मेरी पत्नी ने जो मुझे 6 लाख के गहने दिए थे, पिछले महीने की 27 तारीख को मैंने 12 तोले सोना उसको करवाया है, 13,37,000 रुपए का। तो वो भी, उसका कर्जा भी उतर गया मेरा। ऐसा हो सकता है इस बिजनेस में। पिछले लगभग 23 महीने हुए हैं मुझे, अभी 2 साल हुए नहीं है। और 2 साल में अगर ऐसा हो सकता है, तो मुझे कुछ चीजें थी जो मेरी समझ में आई इस 2 साल में, कि कुछ पॉइंट होते हैं जो, उस वो दिन अगर अपनी जिंदगी में आए तो हमें क्या करना चाहिए। उसको मैं नाम दूंगा 7 सेंसिटिव पॉइंट्स, या अपने उसको वो 7 दिन भी कह सकते हैं, कि शुरुआती 7 दिन, कि वो दिन जब अपनी जिंदगी में आए तो हमें एहतियात के तौर पे क्या करना चाहिए। और वो 7 दिन हर आदमी की जिंदगी में आते हैं, जो इस बिजनेस को करता है सब लोग उस दौर से गुजरते हैं। वो दिन हर आदमी की जिंदगी में आता है, जिसमें अगर अपने पहले दिन की बात करें तो वो पहला दिन होता है जिस दिन अपने आरटीजीएस करवाते हैं इस बिजनेस की मशीन को खरीदने के लिए। ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन जिस दिन अपने आरटीजीएस करवाते हैं किसी आदमी को नहीं लगता कि ये एक बड़ा बिजनेस है, हम नहीं मानते उस चीज को। सर अगर मैं आज बात करूं कि अगर अपने कोई छोटी सी दुकान भी खोलनी हो अपने को, तो उस दुकान के लिए भी हम बाकायदा, जिस दिन दुकान खुलेगी पहला दिन होगा उस दिन मंदिर पे जाके आएंगे, पंडित जी से मुहूर्त निकलवाएंगे, बाकायदा उस दिन 5 बजे उठेंगे, एक बार नहीं 2 बार नहाएंगे उस दिन, कोई अपसुकून ना हो जाए, बड़ी सावधानी बरतते हैं, और बाकायदा नारियल फोड़ते हैं, उसके लिए पूजा करवाते हैं, सारी वो चीजें करते हैं। लेकिन क्या इस बिजनेस को शुरू करते टाइम हमने वो भाव लिए, क्या वो काम किया जो दुकान खोलते टाइम करते हैं। हालांकि बिजनेस तो ये उससे भी बड़ा है, लेकिन हम ये नहीं कर पाते। आज अगर अपने देखें तो आज के बाद में ये डिसीजन लेना है कि हमारी टीम में कोई भी नया व्यक्ति आए तो एक बार उसका मुहूर्त जरूर करवाना है। और मान लीजिए यहाँ पे ज्वाइन लोग बैठे हैं, और ज्वाइन लोग बैठे हैं तो उन्होंने ये नहीं किया है, तो कल से ही मान लीजिए, चाहे आपका चेक आ चुका है या आपने ज्वाइन किया अभी, तो कल से ही मान लीजिए कि वो पहला दिन है जिस दिन आपने शुरुआत करनी है। जो चेक आपका आ चुका है उस चेक की अमाउंट को आप निकलवा के लाइए, और अपने घर में उस जगह पे रखिए जिस जगह पे हम पूजा करते हैं, उस पवित्र जगह पे वो रखिए, और इस बिजनेस में ऊपर वाले को हाजिर नाजिर कीजिए। क्योंकि वो है ना, वो हमारी अपलाइन की भी अपलाइन है। हो सकता है कि हमारी अपलाइन बहुत बिजी हो और हमें टाइम नहीं दे पाए, कि आज प्रेमपाल सर को देखें तो हजारों लोगों की टीम है, और एक आदमी को टाइम दे तो 5 साल तक नंबर नहीं आएगा दोबारा उस आदमी को एक दिन देने के लिए।
लेकिन वो सबकी अपलाइन की अपलाइन है, वो 24/7 अपने लिए उपलब्ध रहेगा। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी और आप सच्चे दिल से याद करोगे ना, तो वो आएगा और आपकी मदद करेगा। एक फिल्म थी सर, उसमें एक पिता और पुत्र संवाद कर रहे थे, जिसमें पिता ने अपने बेटों को बोल रहा है कि इस दुनिया में लोगों को मुट्ठी में रखने के लिए उनके स्विच अपने हाथ में रखने होते हैं। तो जो हीरो है वो बोलता है कि बिल्कुल सही बात है कि उन लोगों के स्विच अपनी हाथ में रखने होते हैं, लेकिन एक बात का भी ध्यान रखना पिताजी, कि जो मेन स्विच है ना वो ऊपर वाले के हाथ में, कहीं उसने ऊपर कर दिया ना तो सारे स्विच धरे के धरे रह जाएंगे। सही आपकी बात है। मेहनत, आपकी अकल, आपका नॉलेज आपको मुबारक हो, लेकिन मेन स्विच कहीं है, और इस ये दुनिया उसी से चलती है। वो चाहे तो आपको चुटकियों में डेस्क थ्री बना सकता है, लेकिन उसको इस बिजनेस में हाजिर नाजिर करें। वो फ्री है हेल्प, वो हेल्प सबके लिए फ्री है। क्योंकि जिस दिन कोई बुरा दौर आएगा, एक विपरीत स्थिति आएगी, उसको याद करेंगे ना, तो वो आपके साथ खड़ा रहेगा। मी एंड गॉड कैन डू वंडर, मैं और मेरा परमात्मा हम मिलके चमत्कार कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आज मेरा इतना बड़ा रिजल्ट है, तो मैं पहले दिन से उसको मेरे साथ में लेके चला हूं। कोई मेरे साथ चला हो या नहीं चला हो, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ था। तो उस परमात्मा को अपने इस बिजनेस में हाजिर नाजिर करें। क्योंकि एक चिंटी है, उसको अगर यहां से हनुमानगढ़ से कोटा जाना है ना, तो सालों साल लग जाएंगे। लेकिन मैं अगर कार लेके जा रहा हूं और उसको साथ में बिठा लूंगा, तो मैं 8 घंटे में उसको आगरा छोड़ दूंगा या कोटा छोड़ दूंगा। ये ऊपर वाले की नजर में हम चिंटी के समान ही है। वो चाहे तो यूं उठा के और यूं डेस्क थ्री पे बिठा सकता है ऐसे। तो उसको हाजिर नाजिर करें। दूसरा दिन, जिस दिन हम किसी बिजनेस की या किसी सेल्स की क्लोज करते हैं, क्लोजिंग वाले दिन जो देखने वाली चीज होती है कि क्लोज जब होता है तो उसमें बहुत से एहतियात बरतने होते हैं कि वन्ने वन्ने टूए, लेफ्ट राइट, खब्बे सज्जे, ऊपर नीचे, क्यों अपनी अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस करें, या आपकी टीम में कोई बंदा आता है तो उसको सिखाएं कि क्यों ये लगती है वन्ने वन्ने टूए, कैसे लगती है, क्या लगती है, क्यों लगती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास 5-4 ज्वाइनिंगें आती हैं और हम एक्साइटमेंट में धड़ाधड़ से उनको चढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले देखने वाली चीज है कि उस एलओएस में जितने भी लोग हैं, क्या कोई डी1 पे तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि किसी के पैसे कट रहे हो। उन चीजों को वहां पे मैनेज किया जा सकता है। अगर अपने पास है तो फैसिलिटेटर डाला जा सकता है, उन चीजों को समझने की जरूरत है। और कई बार जल्दबाजी में हम नुकसान कर देते हैं। मैंने देखा है बहुत से लोग, मेरी टीम में भी कुछ लोगों ने अपने आप लगाना शुरू किया था, और वो टूए में 5 ज्वाइनिंग लगा दी सर एक ने। और बाद में पता चला कि सर मेरे को तो ये 5-5 हजार कट के आए हैं, 2.5-2.5 हजार के एक पॉइंट के साथ टूए में लगा दी 5। तो कट के आएंगे, वो सीखने की जरूरत है। तो जो सीखेगा वही बढ़ेगा। दूसरी चीज, नेक्स्ट वन अगर अपने देखें तो अगला दिन जो पड़ाव आता है अपनी जिंदगी में, वो जिस दिन मशीन अपने घर में आती है या अपने किसी को सेल्स को क्लोज करते हैं, तो ये चीज अपनी जिम्मेवारी है कि जल्दी से जल्दी उसके घर में वो मशीन लगे। वो मशीन चली है या नहीं है, उसका एड्रेस तो सही है कि, ये सारी जानकारी अपने नॉलेज में रहनी चाहिए। चली है तो कहाँ पहुंची है और किस दिन वो कोरियर पे पहुंचेगी। यहाँ पे जो सवाल आता है, लोग क्या कहते हैं कि मशीन को हमारे घर में पहुंचाना तो कोरियर वाले की जिम्मेवारी है, हमारी कोई लेना देना थोड़ी है उससे, वो तो उसकी ड्यूटी है। बिल्कुल, वो उसकी ड्यूटी है, लेकिन उसका बिजनेस नहीं बन रहा है, बिजनेस हमारा बढ़ रहा है। अगर एक मशीन 7 दिन तक कोरियर वाले के पास पड़ी रहती है और उस व्यक्ति के घर में नहीं लगती, जो पूरा एक्साइटेड है मशीन को लेकर कि कब आए और मैं कब काम शुरू करूं, अगर वो मशीन 7 दिन वहां रहती है और 7 दिन पहले किसी के घर में लग जाए, तो वो 2 डेमो भी दे तो 14 लोगों को डेमो दिया जा सकता है। और ऐसी अगर अपनी टीम में एक महीने में 10 मशीनें 7 दिन पहले लग जाएं, तो 150 डेमो ज्यादा दिए जाएंगे, तो रिजल्ट बढ़ेगा। तो इस चीज को गौर करने वाली है कि कोरियर वाले की ड्यूटी नहीं है, हमारी ड्यूटी है। बिजनेस हमारा बढ़ रहा है, और 10 मशीनें अगर 7 दिन लेट होती है तो 150 डेमो कम दिखाए जाते हैं। और दूसरी चीज, जिस दिन मशीन आती है तो उसके 1-2 दिन में चेक भी आता है, तो वो भी चेक करने की जरूरत है कि जो ये 8 पॉइंट बनते हैं किन किसके जा रहे हैं। तो उसमें से ऐसा तो नहीं है कि किसी की केवाईसी किसी वजह से कैंसिल हो गई हो, किसी का चेक सही तरीके से फोटो नहीं हो उसकी, और उसमें केवाईसी अपडेट नहीं हुई और चेक रुका पड़ा है, आया नहीं। क्योंकि किसी के घर में जब चेक आता है पहले दिन,
वो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट देता है। पहला चेक 13,000 रुपए का, तो वो जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए, ये अपनी ड्यूटी बनती है। और अगर नेक्स्ट इससे देखें तो वो है बिग इवेंट, बड़ा फंक्शन। कि जब भी बड़ा फंक्शन आए, वो दिन आए कि जब बड़ा फंक्शन हो, तो उस दिन क्या किया जाए? एक बड़ा प्रोग्राम और आपके द्वारा मुस्तैदी से किया गया जोरदार प्रयास आपको डेस्क 3 बना सकता है। अगर मेरी जिंदगी में मैं बताऊं, या सुभाष जी के अगर बिजनेस को बढ़ने की अगर एक बात बताऊं, तो एक बात है जो सबसे ज्यादा उन्होंने गौर की, वो है इवेंट्स में, प्रोग्रामों में लोगों को लेके बैठे। सुभाष जी हमेशा यही कहते हैं कि कोई भी आदमी अगर इस बिजनेस में डेस्क 3 बनना चाहता है, तो उसको कम से कम भी 100 लोगों को अपने खर्चे पे प्रोग्राम दिखाने हैं। अगर वो 10 प्रोग्रामों में 10-10 लोगों को लेके जाता है, तो 100 लोग बैठ जाते हैं, और डेस्क 3 गारंटी है। क्योंकि अगर आप 10 लोगों को लेके जाएंगे, तो उस प्रोग्राम में 2 लोग चल जाएंगे, ये 100%, ये रेशो है, प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ नेचर है। कि आप 10 लोगों को प्रोग्रामों में बिठाते हैं, तो वो आपको 2 लोग उसमें से चल जाएंगे। और 100 लोगों को अगर कोई प्रोग्राम में बिठाता है, और 3,000 रुपए भी अपने मान के चले, एक के ऊपर खर्चा है अपना, तो 3 लाख रुपए खर्चा आता है। ये खर्चा आपका कब निकल जाएगा सर, पता भी नहीं चलेगा। डैश 3 बनेंगे तो 3,25,000, तो 1 लाख एक महीने की सैलरी आती है उस लेवल पे। और डैश 3 तक आते आते करोड़ों रुपए आ चुके होते हैं। तो इस बिजनेस पे उन लोगों को जिनको अपने साथ ला चुके हैं, या आपको लगता है कि ये लोग काम कर सकते हैं, तो उस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके बैठना है। अगर आज मेरी स्ट्रेंथ बताऊं, कि मेरी, अगर आप मानते हो कि स्पीड ज्यादा है और उसमें किसी भी एक चीज का रोल है, तो वो है बिग इवेंट। दिल्ली के हर प्रोग्राम में मेरी टीम बैठी है। दिल्ली के हर प्रोग्राम में मेरी टीम बैठी है, पहले प्रोग्राम से, जबकि मुझे ज्वाइन किए हुए जुम्मा जुम्मा 5-6 महीने हुए थे, और पहला प्रोग्राम पीपी सर का आया था, मैं 15 लोगों को लेके बैठा था। और 34,000 रुपए तो किराया किराया था बस का, और 2,000 उसकी टिकट थी, और 1,000 होटल में रुकने का खर्चा था, 5,000 पर व्यक्ति का खर्चा था, 75,000 लगे थे। लेकिन उन 15 लोगों में से उन लोगों ने जो आके काम किया, तो वो काम मायने रखा। आज अगर अपने देखें, लोग कहते हैं कि इवेंट में लोग जाते नहीं है। एक बात मैं आपको बताऊं, इवेंट में लोगों को ले जाना पड़ता है, जाता कोई नहीं है। आज अगर अपने देखें, तो सुबह 9 या 10 बजे दिल्ली का प्रोग्राम होता है, और लोग क्या करते हैं कि यार मेरे से तो 200 किलोमीटर है, अपने सुबह 3 बजे निकलेंगे। और एक नया आदमी 3 बजे उठ के आपके साथ नहीं आएगा। मैंने जो किया पीपी सर, आज तक मैं 7 प्रोग्राम दिल्ली में ले चुका हूं, जिसमें मैंने 15 से शुरू किया था, और मेरे राइस टुगेदर में 100 लोग बैठे थे। मैं उन लोगों को पहले दिन शाम को हनुमानगढ़ में इकट्ठा करके लेके निकलता हूँ, और हिसार में धर्मशाला में रोकता हूं। क्योंकि 3 बजे मुझे पता है 100 लोगों की तैयारी करूंगा, तो 50 रोज लोग बंक मार जाएंगे। पहले दिन शाम को लेके बैठता हूं, उसमें मेरे 500,000 रुपए पर व्यक्ति के एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन मैं लेके बैठता हूं। मैं हिसार में रुका हूं आज तक हमेशा। ये एक्चुअली ना, देखो शैलेंद्र जी, एक ग्रोथ माइंडसेट की बात है। आप ये सोचते हैं कि सुबह को एक नींद भी आदमी को रोक सकती है, एक थोड़ी बिल्कुल सी सर। नींद भी रोक सकती है, क्योंकि नया आदमी है, उसका अरे ठीक है चलो अगली बार देख लेंगे, चलता रहता है इन लोगों का। लेकिन आपने एक दिन पहले लेकर के गए कि थोड़ा सा मैनेज कर लें, तो एक दिन पहले ले जाकर के रास्ते में भी रोक दिया, तो रास्ते से तो कोई रुकेगा नहीं, वो जाएंगे वहां से तो वापस। उठा के ले जाएंगे अपने, यस। एक ही जगह रुके हुए हैं। लेकिन वो घर पे है, तो उसकी एक छोटी सी नींद भी उसको जीवन से परे कर सकती है। जी सर, कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। भी आज अगर अपने जो बच्चा देखे हैं सर, बच्चा होता है ना छोटा, पहली बार जब उसको स्कूल जा भेजते हैं, तो क्या कहते हैं कि बेटा टिफिन खाना, टॉफी खाना, मैडम झूला झुलाएगी, पापा लेने आएंगे। फिर भी वो कई बार जाता है और नहीं जाता। लेकिन जब वो 8वीं में हो जाता है, तो उसको पता है कि आज होमवर्क नहीं किया है, मैडम भी पीटेगी और घर पे मम्मी भी ठोकेगी, लेकिन फिर भी जाता है। एक बार लोगों को आदत डालनी होती है, और आदत पड़ने के बाद में तो वो अपने आप। आज मैं थोड़ी तैयारी करता हूँ उतनी सर, 100 लोगों को मैं थोड़ी लेके गया हूँ, मेरी टीम लेके गई है, क्योंकि डुप्लीकेट ही हुआ है। एक्चुअल में क्या है कि लोग वो करते हैं जो वो देखते हैं। और आज सुभाष जी की टीम में ये परंपरा रही है इवेंट में लोगों को लेके जाना की, क्योंकि
पहले दिन से प्रमोशन ही यही किया जाता है कि अगर आपने कामयाब होना है तो लोगों को लेके बैठना पड़ेगा। आज लोगों को लेके बैठते हैं तो हर वो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति हैं सर जो जिनको बोलना तक नहीं आता, लेकिन उनकी एक खूबी है कि वो लोगों को लेके बैठते हैं। सुभाष डाल अभी इसी महीने 6 से बन रहे हैं, और आज उनको बोलना भी नहीं आता स्टेज पर, लेकिन उनकी एक खूबी है कि वो हर प्रोग्राम में अपने लोगों को लेके बैठते हैं। और यही खूबी है जो आज अगर अमृत कलश की ग्रोथ दिखाती है कि प्रोग्राम में ज्यादा लोग बैठते हैं। दिल्ली के प्रोग्राम में अगर अमृत कलश को छूट दे दी जाए ना सर, और पाबंदियां ना हो कि इतनी टिकट मिलेगी, हमें ये बोला जाता है कि देखो हमें इतनी टिकट मिली है शैलेंद्र जी, आपको 20 मिलेंगी, आपको इतनी मिलेंगी, और 20 वो फर्स्ट डे बुक हो जाती है, पहले दिन। अगर ये छूट दी जाए कि आप अपनी मर्जी से भर सकते हैं, तो 300 लोग पहले दिन हो जाए अमृत कलश में। अभी एक प्रोग्राम हुआ था सतपाल सर का, वहां पे सिर्फ ज्वाइन लोगों की लिए थी कि सिर्फ ज्वाइन लोग जो 2A से ऊपर रैंक के हैं वही आएंगे। तो 264 लोग बैठे थे, हॉल की कैपेसिटी उससे कम थी, और ये बोला गया था कि पहले आओ और पहले पाओ। 15 मिनट में 170 टिकटें बुक हो गई थी सर। अकाउंट नंबर देने के 15 मिनट में 170 का बोला गया था, और बाद में 264 लोगों को बड़ी मुश्किल से रोक रोक के किया गया था। तो वो चीज है कि अगर कामयाब होना है तो वो काम करने पड़ेंगे। और बिग इवेंट, अब प्रोग्राम में ले जाने के बाद में भी कुछ लोगों की क्या खूबी रहती है सर, कि वो प्रोग्राम में ले जाते हैं, प्रोग्राम बढ़िया रहता है, लेकिन उनकी नजर में वो प्रोग्राम उनको अच्छा नहीं लगा, जबकि जिन लोगों को लेके गया है उनको वो अच्छा लगा है। और वो फिर क्या करते हैं कि बिजनेस बढ़ाने वाली बात ना करके उन लोगों के आते वक्त वास्ते में, यार कोई मजा नहीं आया, इतना रुपया भी लग गया, कोई खास नहीं था। जबकि उसको चीज वो गिनानी चाहिए जो बिजनेस बढ़ने वाली हो, कि ज्वाइन करें लोग, काम करें। लेकिन वो तो रोने लग जाता है कि यार क्या प्रोग्राम था, ऐसे ही प्रमोशन किया। जबकि उल्टा करना चाहिए। कुछ न, एक बात बहुत होती है इस किसी भी आदमी को लिए जो काम करने के लिए स्टार्ट हो जाए उस प्रोग्राम, एक बात ही होती है। पूरा प्रोग्राम कभी अच्छा नहीं होता। कोई एक बात होती है जो किसी को क्लिक करती है। सुभाष जी की एक बात मुझे क्लिक की थी, सिर्फ 2 साल वाली, कि 2 साल में उतारना है या फिर पूरी जिंदगी में। वो एक बात मेरी जिंदगी में बहुत बड़े मायने रखती है आज भी। तो कोई एक बात किसी के समझ में आएगी और आप उसको नेगेटिव कर दोगे, तो वो चीज प्रोग्राम के बाद में उसको केस करना होता है। जो पॉजिटिव बातें हैं वो बार 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 रिपीट करें, यार उस आदमी ने ये बोला, क्या बोला यार, देखो एक, बिल्कुल उसको बोलना नहीं आता लेकिन फिर भी यार इतने पैसे कमा रहा है, जो पॉजिटिव बात वो बोले। नेगेटिव प्रोग्राम में आने के बाद में भूल जाएं कि नेगेटिव अपना हिस्सा ही नहीं, अपना पार्ट ही नहीं है। नेक्स्ट वन, काउंसलिंग अपलाइन, अगला दिन काउंसलिंग डेट। अगर इस बिजनेस में हम कामयाब होना चाहते हैं और हमारी अपलाइन के साथ महीने में एक बार आमने सामने टेबल पे बैठ बैठ के आप अपने बिजनेस को ड्रॉ करके नहीं दिखाते हैं कि मेरी यहां यहां ये लोग है, ये है, तो इसका मतलब है कि आपका बिजनेस कभी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि अपलाइन के साथ काउंसलिंग होनी चाहिए महीने में कम से कम एक बार। हो सकता है कि आपकी अपलाइन बिजी हो और आप भी बिजी हो, लेकिन फिर भी एक दिन जरूर निकालें। आज तक 24 महीने हो गए सर, एक भी महीना ऐसा नहीं रहा कि मेरे बिजनेस के बारे में मैंने सुभाष जी से चर्चा ना की हो। एक भी महीना नहीं निकला मेरा। और जो देखने वाली बात है कि कई बार सुभाष जी बिजी रहते हैं। एक बार की मैं आपको बात बताता हूं, जब मैंने शुरुआत की थी उस टाइम तक मेरी 2-3 क्लोजिंग थी। तो सुभाष जी की पत्नी उस टाइम नई नई जॉब लगी थी, तो वो 10-15 दिन वहां रह के आए थे और वहां से सीधा हिसार गए थे। और हिसार के बाद में उनका प्रोग्राम था मुंबई जाने का। पहली बार वो मुंबई गए थे जो अपने गुरुकुल में। तो बाकायदा वो संगरिया से चले, तो मैंने उनसे काउंसलिंग की कि मुझे टाइम चाहिए। तो वो कहता है कि मैं 4-5 दिन के लिए एक बार बाहर जा रहा हूं मुंबई। मैं रेलवे स्टेशन पे 20 मिनट के लिए, जहां पे ट्रेन रुकती है हनुमानगढ़ में, 20 मिनट मैंने वहां गाड़ी में बैठ के काउंसलिंग की है। मेरा बिजनेस है, मुझे करनी है काउंसलिंग। अपलाइन आपके बिजनेस की फिक्र करे ना करे, आपको अपने बिजनेस की फिक्र करनी है। और एक बार अपलाइन के साथ काउंसलिंग महीने में होनी चाहिए बिजनेस को बढ़ाने की बात के लिए। हम उलाना देने के लिए एक महीने में 10 बार बैठ जाते हैं कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन बिजनेस बढ़ाने के लिए हम एक बार भी नहीं बैठ पाते। अगर हम एक बार बैठना शुरू करें, आप 6 महीने इसको रूटीन में लेके आए, आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस किस तरीके से बढ़ता है। नेक्स्ट वन, व्हेन द राइट पर्सन कम्स।
जिंदगी हो या बिजनेस, बिजनेस में उठाव तब आएगा, उभार तब आएगा जब कोई सही किस्म का आदमी ज्वाइन करेगा। लेकिन सही किस्म का व्यक्ति हमारी बिजनेस में ज्वाइन तो करता है, लेकिन हमारी कुपात्रता के चलते टिक नहीं पाता। क्योंकि अगर सही किस्म का आदमी आएगा तो वो शुरुआत में अपनी मनमानी करेगा। उसको किस तरीके से हैंडल करना है ये सीखना है। हो सकता है कि वो पहले से करोड़पति हो और आप सिर्फ बातें कर रहे हो कि यार ये तो करोड़पति है तो पैसे के लिए तो करेगा नहीं। हो सकता है वो पहले से करोड़पति हो, लेकिन जब एक करोड़पति के दिमाग में ये बात आ गई कि ये बिजनेस करना है तो वो अपने से बढ़िया करेगा कि नहीं करेगा। उसको डेफिनेटली। उसको सिक्स से बढ़ने में 6 महीने भी नहीं लगेंगे अगर उसके दिमाग में ये बात आ गई कि ये काम करने लायक है। लेकिन अपने क्या करते हैं, अपने तो उसको ज्वाइन करने के बाद में उसके सामने बैठ जाते हैं कि यार इसको जरूरत नहीं है, ये नहीं करेगा। अपलाइन कहती है, उसके साथ बात करती है बैठ के कि ये बिजनेस ऐसा है कि नहीं है। नहीं सर, इनको जरूरत ही नहीं है। माइंड सेट, माइंड सेट वो रखना है कि जब एक मजबूत पर्सन आए और वो चल गया तब आपकी जिंदगी बदलेगी। लेकिन ये यहां पे ये बात होनी चाहिए कि वो चलेगा। अगर आपका माइंड सेट ही नहीं है तो वो कैसे चलेगा। आपके प्रयास ही उस तरफ उसको ले जाने के नहीं है तो कैसे चलेगा वो आदमी। वो आदमी जब, हाँ हो सकता है कि आप नहीं हो, वो पहले से करोड़पति है, आपसे ज्यादा जानता है, आपसे अच्छा बोलना जानता है, तो अपनी अपलाइन के साथ काउंसलिंग करो, उसकी काउंसलिंग कराओ, आपकी अपलाइन से मिलाओ, जो उसके साथ बेहतर तरीके से प्रमोशन करके उतारो अपलाइन को अपने। वो करोड़पति है, आपकी अपलाइन भी तो करोड़ों कमा रही होगी कोई। उसके साथ बिठाओ, काउंसलिंग कराओ, अपलाइन से बात करो कि इस तरीके का कोई व्यक्ति आया है जो मेरे से संभल नहीं रहा है। तो जो सही अपलाइन है उसके साथ एक बार बात करके एक बार डायरेक्ट टच में कर लेगी और स्टार्ट होने के बाद में सारी चीजें अपने आप हो जाती है। अगर वो मीटिंग में नहीं आता है, बड़े फंक्शन में नहीं आता है, तो अपलाइन से फोन करवाओ। आपकी बातें उसके समझ में नहीं आ रही है तो कोई अपनी अपलाइन का एडिफिकेशन इस तरीके से करो कि जब वो व्यक्ति मिले तो वो उनको तवज्जो दे, उनकी बातों को ध्यान से सुने। और अगर आप अपलाइन को उतना तवज्जो ही नहीं देंगे तो वो क्यों काम करेगा। आज अगर कड़वासरा भाई साहब को सभी जानते हैं सर, ऑलरेडी सैकड़ों करोड़ का मंथली टर्नओवर है। लेकिन सुभाष जी मंडा का माइंडसेट पहले दिन से ये था कि जिस दिन ये चलेंगे ना उस दिन तूफान आएगा। और उस माइंड सेट उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इनको क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक बात बोली थी पहले दिन से कि जिस दिन एक बड़ा आदमी आपकी बिजनेस को स्टार्ट करेगा ना, तो जिस महीने कड़वासरा भाई साहब ने 6 से किया था ना, उस दिन 26 ज्वाइनिंग थी उनकी पर्सनल उस महीने। और 26 पड़ी थी और उस टाइम ऐसा माहौल नहीं था जो अब है। उस टाइम 26 मशीनें निकालना बहुत बड़ी बात थी। 100 करोड़ का टर्नओवर देने वाला एक आदमी इस बिजनेस को आज इतनी शिद्दत से कर रहा है, तो सुभाष जी का माइंड सेट पहले दिन से ये था कि ये भी कर सकता है। उनको कभी नहीं लगा कि इनको क्या जरूरत है। तो वो माइंड सेट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए। अगर रूटीन में इसको समझेंगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई इसको, क्या कहना चाहता है इसमें राइटर, लेखक क्या कहना चाहता है कि जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चिरागों को हवाओं से बात बचाया जाए। कि जो कमजोर है, जिनको खौफ है, वो तो हवाई चलते ही बुझ जाएंगे। लेकिन जो बेखौफ है और मजबूत है ना, हवाएं चली तो आग लगा देंगे। उन चिरागों को बचाने की जरूरत है जो मजबूत हैं। और वो जब चलेंगे ना तो सिक्से ऐसे निकलेंगे जो आपने सोचा ही नहीं है। क्योंकि उनकी टीम में उनके साथ लोग भी ऐसे ही होंगे जो ऑलरेडी करोड़पति हैं, और उनके भी आगे जो मिलने वाले हैं वो वैसे ही लोग होंगे। व्हेन द राइट पर्सन कम्स, वो आदमी जब हमारी जिंदगी में आए तो उसके साथ व्यवहार, उसके साथ बातचीत, उसके साथ शब्दों का चयन वैसा ही होना चाहिए जैसे वो हैं। उसको लगना चाहिए कि यार ये आदमी है, इसमें कोई बात में दम है। वहां जाके उसके साथ सामने बैठ के रोना नहीं है कि सर आप चलोगे तो मैं ये हो जाऊंगा, 2-3 मशीनें तो दिलवा दो। वैल्यू ऐड करनी है इस बिजनेस की उसकी जिंदगी में।
चाहे वो पैसे से ना हो। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिस तरीके से सुभाष जी ने कहा था। कड़वासरा भाई साहब का कोई एक दोस्त था, तो वो हार्ट फेल हो गया उसका। तो कड़वासरा भाई साहब बड़े दुखी थे उस टाइम, अपने घर में 7 मशीनें लगा चुके थे, तब तक किसी को नहीं बताया। तो जो बात सुभाष जी ने कही कि आपको नहीं लगता कि उसकी जो आज डेथ हुई है, तो थोड़ा बात आपका भी कसूर है। बड़े सरप्राइज हुए कड़वासरा भाई साहब की, मैं कैसे? कि भैया, तूने अपने घर में 7 मशीनें लगा रखी है, अपने पिताजी के लिए न्यारी, भाइयों के लिए न्यारी, बेटा देहरादून पढ़ रहा है उसके लिए एक अलग से अकेले के लिए लगा रखी है। अगर ये मशीन उसके घर में लगती, तो आपको नहीं लगता कि वो भी बच सकता था? एक बात, एक सिर्फ एक बात ने उनकी जिंदगी को बदल दिया, और वो लग गए जोर शोर से। तो वो लोच होना चाहिए, वो सोच होनी चाहिए आपकी, कि वो आदमी चले। वो तब चलेगा जब हमारी बातों में वो वजन होगा। नेक्स्ट वन इज, ये 7वां दिन है। 6 हो चुके अपने, 7वां दिन, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आखिरी में इसीलिए रखा है क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। व्हेन यू गेट रिवर्स, देन यू एक्सपेक्ट। कि चलते चलते जब वो मिले जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी, उस टाइम जब ये लगे कि यार शैलेंद्र, क्या जरूरत है तेरे को, 1 लाख रुपए की तेरी की तनख्वाह आ रही है आज के टाइम में, क्यों किसी के आगे तू हाथ फैलाता है? सामने वाला मना कर देता है, उसकी उसको भी अपनी फिक्र नहीं है, तो तेरे को क्या फिक्र है? छोड़, भूख तो मर नहीं रहे ना। द टाइम वेन यू फील दैट यू शुड क्विट, जब आपको लगे कि छोड़ देना चाहिए, जैसा मेरे साथ शुरुआती 3 महीनों में हुआ। एक भी क्लोजिंग नहीं हुई, 70-80 से ज्यादा मैंने डेमो दिखा दिए थे। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा था, लेकिन सुभाष जी को पता था कि ये 7वां दिन है। ये 7वां दिन 1 महीने में 1 बार आ सकता है, 1 महीने में 2 बार आ सकता है, और एक दिन में भी 7 बार आ सकता है कि छोड़ो। क्योंकि छोड़ने में कोई जोर नहीं आता, जोर आएगा करने में। जब ये 3 महीने मेरे पास क्लोजिंग नहीं हुई, और जब दोबारा भी नहीं हुई 2 महीने 2.5 महीने तक, मैंने जब छुट्टी लेके की, तो जो सबसे मेन बात मैंने की कि उस टाइम मैंने छोड़ा नहीं। मैंने गलतियों को सुधारा कि गलतियां कहाँ हो रही है। मैंने काउंसलिंग की अपलाइन से, मैंने किताब पढ़ी सर, जिसका नाम है मेरा चीज किसने हटाया। एक छोटी सी किताब है, 2 घंटे में कोई आदमी पढ़ सकता है। दो चूहों की कहानी है, और उन दो चूहों में एक पॉजिटिव एटीट्यूड का था और एक नेगेटिव एटीट्यूड का था। एक हर बात बात पे रोता था, और एक कभी हार नहीं मानता था। उसकी प्रस्तावना में पहले ही पेज पे जो लेखक ने बात लिखी है कि जीवन कोई सीधा या आसान गलियारा नहीं है जिसमें आप आसानी से और उन्मुक्तता से चलते जाएं, बल्कि गलियारों की एक भूल भुलैया है जिसमें हमें अपना रास्ता खुद चुनना होगा। लेकिन कई बार हम भटक जाते हैं और अंधी गलियों में जाके रुक जाते हैं। परंतु हमेशा अगर हम में आस्था है, तो ईश्वर हमारे लिए नए द्वार खोल देगा। शायद वो द्वार नहीं जिसके खुलने की कल्पना आपने की थी, लेकिन वो द्वार जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब देहरादून गए थे पायलट बनने के लिए, रिजेक्ट कर दिए गए। हरिद्वार में रुके, एक महात्मा जी से मिले, तो महात्मा जी ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, हो सकता है कि ऊपर वाले ने आपके लिए इसे कुछ बड़ा सोचा हो। और वही हुआ। विपरीत स्थिति क्या है कि हम 400 किलोमीटर चल के गए कि यार इतनी बढ़िया मशीन है, जाते ही बताऊंगा, बताते ही वो कहेगा वाह ये लो चेक। और सामने वाले ने कहा कि यार इतने पैसे नहीं है मेरे पास। आपको दिख रहा है कि 1.5 करोड़ की तो गाड़ी है इसकी, और ये कह रहा है पैसे नहीं है। रिवर्स डे। उस दिन लगेगा कि क्या करना है यार, सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्यों मैं भाग रहा हूं? दिमाग कहेगा छोड़ दे। लेकिन उस दिन टिके रहना है, क्योंकि परिस्थिति अच्छी हो या बुरी, समय अच्छा या हो या बुरा, इसकी खास बात है कि वे हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता है। बुरा है तो भी अच्छा आएगा, और अच्छा है तो कई बार बुरा भी आ जाता है अच्छे के बाद में भी।
तो उस टाइम टिके रहना है। विपरीत परिस्थिति क्या है? विपरीत परिस्थिति, आप किसी को डेमो दिखाने जा रहे हैं, सामने कह रहा वाह ऐसा, ये भी है, क्या कमाल है, आपको लगता है कि ये ज्वाइन कर लेगा। कल आना, मेरे पिताजी को बताएंगे और अपने ज्वाइन कर लेंगे। या तो मशीन तो खरीदनी है, इसी मशीन है, तो इसको कौन रोक सकेगा, मैं लूंगा तो आप दूसरा दिन जाते हैं, पिताजी को डेमो दिखाया जाता है। फिर आगे कि मेरी पत्नी है आने वाली, उसको दिखाओ। फिर पत्नी को दिखाते हैं, तो कहता है अभी मेरे पास पैसे नहीं है, 5 दिन के बाद में आओ। 5 दिन के बाद में जाता है, तो जो लहजा था वाह ऐसा वैसा वाला, वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। क्योंकि तब तक वो 5-4 लोगों से और राय ले चुका होता है, रायचंद तो बहुत मिलते हैं ना, उन लोगों से राय ले चुका होता है जिसने मशीन नहीं खरीदी अपनी जिंदगी में कभी। और वो राय देते हैं तो वो क्या अच्छी देंगे? बनना तो एमबीबीएस है, और राय ले रहे हैं मूंगफली के ठेले वाले से, दे पाएगा? और वो मशीन नहीं आती है। चेक काटने के बाद में कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि ये पकड़ो। बट जब मैं कहूंगा मैं तब आपको लगाना। हाँ मैं कहूंगा तब लगाना। दूसरी चीज, एक बार बेबीसर में गया किसी मेरे एक दोस्त के साथ, तो व्यक्ति ने चेक काट के रख दिया, और काट के रखने के बाद के यार रुको, मैं 2 चेक दूंगा आपको, मेरे दोस्त को बुलाता हूं और उसको डेमो दिखाओ, दोनों इकट्ठे दे दूंगा, पैसे मैं नहीं देने। दोस्त को बुलाया, दोस्त को डेमो दिया गया। दोस्त को डेमो देने के बाद में उसने डेमो देखा, और डेमो देखने के बाद में हाँ ये तो मेरा सुना है, मेरे साला कर रहा है इसका, उसकी तरफ इशारा किया, उसने अपना चेक भी अंदर रख लिया। होता है कि नहीं होता? होता है। कि मेरा मेरा साला कर रहा है, मैं कर दूंगा ना, मैंने दूसरे वो देख उधर रहा है मैं, होता है ऐसा। विपरीत स्थिति, उस टाइम दिल करेगा कि छोड़ दूं, लेकिन जो उस टाइम टिका रहेगा ना, पैसा वो कमाएगा, डेस्थरी वो जाएगा। क्योंकि एक घड़ा लेते हैं ना 70 रुपए का, उसको भी ठोक बजा के देख रहे हैं कहीं टूटा हुआ तो नहीं है, लीक तो नहीं करेगा। तो डेस्क थ्री बनाने के लिए ऊपर वाला भी आपकी परीक्षा तो लेगा मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि वो आपको सीधा ही डेस्क थ्री बना लेगा। और जो ये परीक्षाएं देके आगे निकलेगा ना, कामयाब वही होगा। कामयाब वही होगा जो इन परीक्षाओं से निकले। डेस्क थ्री बनने के लिए ऊपर वाला अच्छे तरीके से ठोक बजा के देखेगा पहले आपको। बहुत बार ऐसा होगा कि आपकी सेल्स क्लोज होने वाली है, एक तीसरा आदमी उसको कोई सुझाव दे जाएगा कि ये मशीन तो है ही नहीं। एक मशीन ऐसी बताऊंगा जो 6,000 रुपए में मिलती है और ऐसा ही पानी देती है, कैंगन वाटर जैसा आएगा। और 6,000 वाली मशीन अगर कैंगन वाटर जैसा पानी देगी, तो 3 लाख कौन लगाएगा जी? उस टाइम में सीखने की जरूरत है कि उसके साथ किस तरीके से डील करनी है। क्योंकि कैंगन वाटर जैसा पानी तो आप सिर्फ की एक चुटकी डाल दोगे ना तो भी बन जाएगा वो, आंकड़े वैसे ही दिखेंगे सारी चीजें। उसके साथ बैठ के जो करने वाली बात है वो सीखने की जरूरत है कि मेरे भाई तू पैसे बचाने के लिए कर रहा है, इस मशीन को खरीद रहा है, या फिर हेल्थ बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए। और पैसे बचाने के लिए खरीद रहा है तो जो खरीद, इस मशीन की भी जरूरत नहीं है, चूना ले आ, एक चुटकी डालेगा तो एल्कलाइन हो जाएगा पानी। लेकिन अगर परिवार की हेल्थ लगानी के लिए खरीद रहा है, तो क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि जो डिवाइस है ये मेडिकल डिवाइस है, सर्जिकल ग्रेड के टाइटेनियम और प्लेटिनम से बनी हुई प्लेटों से आयोनाइज होती है। आयोनाइजेशन आप 2 ब्लेड को तार में लगा के कर दोगे तो उससे भी हो जाएगा, एनोड और कैथोड वो भी बन जाएंगी। लेकिन महीने के बाद में दोनों ब्लेड घुल जाएंगे पानी में और शरीर के अंदर चले जाएंगे। बैटरी की जो प्लस और माइनस की रोड होती है ना, उन रोडों से भी किया जा सकता है आयोनाइजेशन। लेकिन उनके ऊपर कितना कार्बन जमता है वो दिखता है, और वो कार्बन वहां भी जमेगा तो वो पेट में जाएगा तो फायदा करेगा कि नुकसान? कोई भी धातु जो विद्युत का सुचालक है आयोनाइजेशन किया जा सकता है। लेकिन अपना जो प्लेट है, ये प्लेटें 1,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी गलती नहीं है, घुलती नहीं है। बाकी की हैं 45,000 की भी मिलती हैं, लोग बताएंगे जाके
वो विपरीत स्थिति है कि उस परिस्थिति में आप सीखते हो या क्विट करते हो। और जीतेगा वही जो उस परिस्थिति में खड़ा रहेगा, क्योंकि छोड़ने में जोर नहीं आएगा मेरे भाई। मशीन आपके घर में पड़ी है, काम कर रही है, का जोर आएगा काम करने में। इस बिजनेस से 10 लाख रुपए महीने की इनकम आ सकती है। पिछले 8 महीने में एक भी महीना ऐसा नहीं रहा है जो मेरा 10 लाख से कम हो। पीपी सर, मेरी 13 साल की बेटी है, 9th क्लास में पढ़ती है। और 9th क्लास में पढ़ती है, मैंने उसके बिहाफ पे एक आईडी जनरेट की मेरे फादर फादर इन लॉ के नाम से, कि वो भविष्य में जब भी अडल्ट होगी तो वो आईडी उसको हम दे देंगे। पिछले महीने का चेक है 3,61,000 का। उसको दिखाया कि तेरा ये 3,61,000 का चेक है। पता है सामने से क्या जवाब देती है? बिल्कुल छोटी सी है उसकी बातें, क्या बताऊं, कि पापा इस तरीके से तो मैं भी कल को जब जवान होंगी तो छोटी मोटी अंबानी बन जाऊंगी। आपके बेटे के दिमाग में भी ये भाव आए कि ये बिजनेस मुझे छोटा मोटा अंबानी बना सकता है, और वो तब आएगा। बिजली बिजली का प्रवाह आपके अंदर से होकर निकलना है पूरी टीम में। यू आर ए गुड कंडेंसर, यू कुड बी ए बैड कंडेंसर। जो पंखा चलता है उसके एक कंडेंसर होता है जिसके अंदर से बिजली जाती है। आप एक बिजली का प्रवाह अपनी टीम में बढ़िया तरीके से कर सकते हो और कमजोर तरीके से कर सकते हो। आप जिस स्थिति में खड़े रहते हो आपकी टीम उस स्थिति में आपके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन उस विपरीत स्थिति में अगर आपके शब्द डगमगा गए, आपके पैर डगमगा गए, तो आपकी टीम तो पहले से ही तैयार है छोड़ने के लिए। उस स्थिति में टिके रहना है। 10 लाख क्यों आए इस बिजनेस में? लोग कमा रहे हैं 10 लाख रुपए महीने की, लेकिन आपको क्यों आए? आप ऐसा क्या कर रहे हैं? उस चीज को समझना है। और वो चीज है विपरीत स्थिति में खड़े रहना। क्या टाइम हो गया सर? लगभग 8 बज गए। जी। तो आज जो भी आदमी उस विपरीत स्थिति में खड़ा रहेगा वही जीतेगा, और वही शिखर पे जाएगा, वही इतिहास रचेगा, उसी का नाम होगा। आखिर में मैं अपनी एक छोटी सी कहानी के साथ आपको शुरू खत्म करना चाहूंगा मेरी बात को, कि सर मुझे मेरा बचपन जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मेरा बचपन इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। मैं एक साधारण किसान परिवार से लोअर मिडिल कैटेगरी से उठा हुआ हूं व्यक्ति हूं। 5 भाई बहनों में मैं सबसे छोटा भाई था। मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने जो चप्पल पहनी थी वो 5वीं क्लास में पहनी थी। उस तरीके के बैकग्राउंड से मैं उठ के आया था। क्यों? वो चप्पल सर मैंने एक दिन ही पहनी थी। क्यों पहनी थी एक दिन ही? क्योंकि उस टाइम जो क्लासरूम के बाहर चप्पल खोल के और अंदर टाट पट्टियां होती थी, उसके ऊपर बैठ के पढ़ाया जाता था। तो क्लासरूम से बाहर ही चप्पल खोलती थी। और जो हमारा स्कूल था और जो हमारे क्लासरूम थे वो मेन गेट से 200 मीटर दूर थे, और मेन रोड होती थी वहां पे। और जैसे ही पूरी छुट्टी की घंटी बजती थी, उस पूरी छुट्टी की घंटी में हम दौड़ के जाते थे कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा गेट के बाहर मेन रोड पे। और उसमें मैं पहले नंबर पे आता था हमेशा। मैं कभी हारा नहीं उस रेस में। और जैसे ही छुट्टी बजी, मैं दौड़ा, और मुझे चप्पल पहनने की तो आदत नहीं थी, तो चप्पल वहीं रहेगी गेट के बाहर। और मैं घर पहुंचा तो मम्मी ने कहा कि बेटा चप्पल कहाँ है? मैं फेंक के बस्ता ऐसा भागा कि उस दिन अगर उसेन बोल्ट भी मेरे साथ दौड़ता तो उसको मैं पीछे आधे रास्ते में छोड़ देता। वो स्पीड थी देखने लायक मेरी। मेरी जिंदगी में 9वीं क्लास तक मुझे नए कपड़े जब भी मिले जब मैं ननियाल गया था, क्योंकि मैं 4 भाइयों का सबसे छोटा था। और मेरी मम्मी खुद सिल के देती थी कपड़े। 4 भाइयों में जिसके भी कपड़े छोटे हो जाते थे वो मेरे लिए ट्रांसफर हो जाते थे। उसको सेट काट पाट पीट के सही करके मम्मी मुझे पहना देती थी। मुझे बड़ा दर्द होता था और मुझे लगता था कि मेरे पापा जो है मुझे प्यार नहीं करते, मेरे भाइयों को ज्यादा प्यार करते हैं। जब भी उनको नए कपड़े दिए जाते थे तो मुझे लगता था मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं। बच्चा तो बच्चा ही होता था। मुझे लगता था कि मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते। स्कूल में भी जब भी कोई फंक्शन होता था, एनुअल फंक्शन होता था, या फिर 26 जनवरी 15 अगस्त होता था, या फिर परीक्षा के बाद में रिजल्ट का जो दिन होता था, उस दिन सभी के पापा जाते थे उनके साथ, मेरे पापा जाते नहीं थे।
क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। मैं बोलता था चलो साथ में, तो वो बोलते थे कि क्या जरूरत है मेरे जाने की, दे देंगे वो तो टीचर आपको भी। उस टाइम मुझे लगता था कि यार मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते। हालांकि वो बहुत प्यार करते थे, आज मुझे पता है कि मैं कितना मिस करता हूं उनके प्यार को। हर बार कोई भी फंक्शन होता सब बच्चों के पापा स्कूल में आते थे। और वो आए भी क्यों, मैं साधारण दर्जे का स्टूडेंट था, मैं कभी क्लास में अव्वल नहीं आया, तो क्या लेने के लिए आए। मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया कोई 15 अगस्त या 26 जनवरी के गाने में, तो किसको सुनने के लिए मैंने, क्यों आए वो। लेकिन एक बार एनुअल जो गेम्स डे होता है, वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता, वो हो रही थी। सभी बच्चे उसमें भाग ले रहे थे और बड़े एक्साइटेड थे कि उनके पापा उनका गेम देखने के लिए आएंगे, लेकिन मैं किसी भी गेम में भाग नहीं ले रहा था। क्योंकि मैं सारे गेम खेलता था, मुझे कोई गेम में मैं था ही नहीं जो मेरा अच्छा गेम हो। कबड्डी आई उसको खेल लिया, फुटबॉल आई उसको खेल लिया, खो खो आई उसको खेल लिया, वॉलीबॉल खेल लिया तो उसमें घुस गया। किसी में स्पेशलिस्ट नहीं था। लेकिन तभी मुझे पता चला कि एक गेम ऐसा है जिसमें मैं भाग ले सकता हूँ, और वो गेम था दौड़। और दौड़ने में तो मैं अव्वल था। मुझे लगा कि इसमें तो मैं जीत सकता हूँ, अगर मैं इस गेम में भाग लेता हूँ और मैं पापा को इनवाइट करूंगा और जीत के दिखाऊंगा और मेरे पापा स्कूल में आएंगे। मैंने अपना नाम लिखवा दिया उस दौड़ में, नाम लिखवा दिया। तैयारी चलने शुरू हुई। जिस दिन वो दौड़ वाला गेम्स वाला डे था, उससे पहले दिन शाम को मुझे कहना था पिताजी से, और जो गांव में होता है ना सर, कि बाहर चौगान में लोग बैठते थे इकट्ठे, रात को अताई करते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे, हुक्का भर के चारों तरफ 20 लोगों का हुजूम बैठा रहता था। मेरे पापा वहां बैठे थे और मैं उनके पास जाके खड़ा हो गया। 2 मिनट के बाद में पापा ने बोला, हाँ क्या हुआ। मैंने कहा कि कल मेरे स्कूल में गेम्स डे है और मैं उसमें भाग ले रहा हूँ, आपको जरूर आना है। और उनके जवाब की जो मुझे उम्मीद थी वही मुझे मिला। 2 मिनट मेरी तरफ देखने के बाद में उसने कहा कि चल सो जा जाके। मैं बड़ा दुखी हुआ। दूसरे दिन मैं स्कूल में पहुंचा, बच्चों को लाइन पे खड़ा कर दिया गया, सभी के पापा सामने से हौसला अफजाई कर रहे थे, मेरे पापा मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, जब ऐसा बोला गया और मैंने गर्दन ऊंची उठाई तो मुझे भीड़ में मेरे पापा दिखाई देते हैं। मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ कि भीड़ में मेरे पापा खड़े हैं, आज पहली बार मेरे स्कूल में आए और मैं इतना एक्साइटेड हुआ। जैसे ही गो कहा मैं दौड़ा, लेकिन एक्साइटमेंट में मैं गिर गया। मैं जीतने के लिए फिर खड़ा हुआ, मैं फिर दौड़ा, लेकिन मैं फिर गिर गया। मैं फिर उठा, फिर दौड़ा, मैं फिर गिर गया। मैं फिर उठा, फिर दौड़ा, फिर गिर गया। और मैं 5वीं बार गिरा ना, तो मैं उठ के दौड़ा नहीं। तब तक बच्चे थे, वो जीतने की लाइन क्रॉस कर चुके थे। मैं झुके हुए कंधों से चलने लगा, मेरे पापा तेज कदमों से मेरी तरफ आ रहे थे, तेज गति से चलते हुए आ रहे थे। और मैं बड़ा निराश होके नीचे झुक, नजरें झुका के उनकी तरफ आ रहा था। जैसे ही वो मेरे सामने आए, मैंने उनके सामने रोने लगा कि पापा, आई एम सॉरी, मैं आपको जीत के नहीं दिखा पाया। मेरे पापा घुटनों के बल बैठ गए और मुझे सीने से लगा लिया कि कौन कहता है, कौन कहता है कि मेरा बेटा हार गया, नहीं जीता। लोगों के बेटे तो एक बार जीते हैं, मैंने देखा कि मेरा बेटा 5 5 बार जीता है, कि वो हर बार जब गिरा तो वो उठा। बेटे, ये लोग आज स्कूल की दौड़ में जीते हैं, तूने जो सबक लिया है कि जिंदगी में जब भी तू गिरे तो तू रुकना मत, उठना। और जो उठेगा वो जीत के दिखाएगा। और जिस दिन तू जिंदगी की दौड़ में गिर के और उठेगा, तब मुझे वो जीत का एहसास होगा। लोगों के बेटे एक बार जीतते हैं, लेकिन मेरा बेटा 5 बार जीता है। उस बात को 35 साल हो गए सर, उस बात को 35 साल हो गए, और मैं आज भी दौड़ रहा हूं। लेकिन मैं जब भी गिरता हूं, उस बात को याद करके मैं फिर खड़ा होता हूं और फिर दौड़ता हूं। मैं फिर गिरता हूं, मैं फिर दौड़ता हूं, फिर गिरता हूं, फिर उठता हूं, फिर दौड़ता हूं। मैं आज तक नहीं रुका, कोई विपरीत स्थिति मुझे रोक नहीं पाई। और हर वो आदमी जीत सकता है जो गिर के उठना जानता है, जो गिरेगा, उठेगा, दौड़ेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर दौड़ेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर दौड़ेगा। हर वो आदमी जीत सकता है जो गिर के उठना और उठ के दौड़ना जानता है। आज मैं जीत रहा हूं मेरी रेस में, मेरी रेस में मैं जीत रहा हूं, लेकिन देखने के लिए मेरे पापा नहीं है। दोस्त, उस टाइम का इंतजार ना करें कि आप जीत भी जाएं और देखने के लिए पापा नहीं हो। उनको इस दुनिया में रहते ये दौड़ जीत के दिखा दें जो जिंदगी की दौड़ है। थैंक यू वेरी मच। माइंड ब्लोइंग सर, आज तो
मेरे पास तो आ, नहीं है। बहुत 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 आ, धन्यवाद शैलेंद्र जी। और लास्ट में जो आपने जो चीजें बिल्कुल इमोशनली आपने इतना कनेक्ट कर दिया। आज जीतने की जरूरत है, क्योंकि आज आपके साथ माता पिता हैं। कल बिल्कुल सही बात है। जीतेंगे तो कल शायद आप जीत जाएं, लेकिन माता पिता ना हो। इसके लिए प्रयास करिए। और साथियों, इंसान एक ऐसी चीज है कि जो जीतना जानता है। और आज शैलेंद्र जी ने वो चीजें दिखाई हैं। ध्यान रखना, लाइफ में ध्यान रखना, भगवान मौका उन्हीं को ही देता है जो जीवन में सच में कुछ करना चाहते हैं।